हाय फ्रेंड्स, मैंने अभी तक कई ऑल इंडिया रैंकर्स और फर्स्ट रैंकर के इंटरव्यू आपके सामने प्रेजेंट करे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का अक्सर ये कहना होता था कि साहब ये तो फर्स्ट रैंकर है, ये तो वैसे इंटेलिजेंट होंगे और हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं और हमें कई अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो इनसे हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो हम किस तरीके से मोटिवेट हों। तो इसी सीरीज में मैं आप लोगों से मिलवाने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट से जो अब सीए बन गए हैं, जिन्होंने 6 अटेम्प्ट में सीए आईपीसी से क्लियर किया और उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल की एग्जाम क्लियर करी है। तो हाँ दोस्तों, मैं श्री आर्ष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं मिलाने वाला हूं आपको सीए पवन शर्मा से, जिन्होंने जनवरी 21 में सीए फाइनल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो पवन, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है कि सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है। तो आप एक बहुत बड़े मोटिवेटर साबित हो सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी रेंज में आते हैं कि काफी अटेम्प्ट लगे हुए हैं और वो नर्वस हो रहे हैं कि किस तरीके से हम करें जिससे कि हम भी क्लियर हो जाएं। तो आप बाकी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन साबित हो सकते हो। तो आप एक तो ये बताएं मेरे को कि आपका सीपीटी तक की जर्नी क्या है, यानी आपने 10th कब किया था, कितने परसेंट मार्क्स थे, 12th कब किया, क्या परसेंट मार्क्स था, सीपीटी कब किया और कितने परसेंट मार्क्स आपके थे? सर 10th मैंने 70% मार्क्स आए और 12th में 82.80% मार्क्स आए और सीपीटी मैंने वीएसआई ज्वाइन करी जून 2015 में मैंने एग्जाम दिया और 109 मार्क्स आए। तो यहाँ तक आपका सही चल रहा था, मतलब बिल्कुल फ्लो चल रहा था कि ठीक है, कहीं रुकने का काम नहीं, अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था। अच्छा, उसके बाद सीपीटी क्लियर करने के बाद में आईपीसीसी का आता है, तो आईपीसीसी में आपने कैसे कैसे किया और किस किस अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, ये जरा बताएं आप। सर उस समय आईपीसीसी पे चलन था कि लोग अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टीज से कोचिंग लिया करते थे, तो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स होते थे, तो उनसे कोचिंग लिया करते थे। तो मैंने भी ऐसा ही किया, अलग अलग फैकल्टीज से कोचिंग ली और मई 2016 में मैंने अपीयर किया, तो उस टाइम क्लियर नहीं हो पाया और नवंबर 2016 में मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। फर्स्ट ग्रुप पे आपका नवंबर 16 में क्लियर हुआ, सेकंड अटेम्प्ट लगा मतलब इसमें। अच्छा, इसके बाद में जब सेकंड ग्रुप की बारी आई तो उस समय आपका क्या रहा, मतलब? सेकंड ग्रुप में मैंने 4 अटेम्प्ट दिए उस समय, क्योंकि ऑडिट के वजह से मेरे हर बार अटेम्प्ट में फेल हो जाता था। तो आखिर में मैंने ये सोचा कि मेरे को दोबारा कोचिंग लेनी चाहिए और मैंने फिर अपनी गलतियां एनालाइज करी कि कहाँ मैं गलतियां रही है मेरी। तो मैंने ये देखा कि मैंने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ता था, मैं जो अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टीज के जो अपने बनाए हुए नोट्स होते थे वो पढ़ता था, तो वो मेरे को एक गलती लगी। इस वजह से मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए सोचा उस टाइम। तो उस समय आपके मतलब कितने मार्क्स आ रहे थे लगभग, मतलब जो ऑडिट जो बता रहे ऑडिट में प्रॉब्लम आए थे तो उसमें कितने मार्क्स आते थे लगभग? जो इंडिविजुअल फैकल्टीज के जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें मेरे 35 में से 25 ऐसे मार्क्स आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। और उस टाइम जो आईसीआई टेस्ट लेती थी उस समय आते थे 40 से नीचे आते थे। 40 आईसीआई में 40 क्रॉस नहीं कर पाए उस समय। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आप वीएसआई के जो आईपीसी क्रैश कोर्स में आपने ज्वाइन किया, तो रिजल्ट आने में और जब नेक्स्ट एग्जाम होती है उसके बीच में लगभग 2.5 महीने 3 महीने का गैप होता है। तो उस समय फिर आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? सर उस समय मैंने रेगुलर अपने आर्टिकलशिप के साथ साथ मैंने वीएसआई में कोचिंग करी और जो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने पढ़ा। सर उस समय आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा आपने, तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो पहले भी अवेलेबल था? पहले अवेलेबल था, लेकिन खुद से पढ़ने में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले मैंने जो सब्जेक्ट्स की अलग अलग नोट्स पढ़े थे वो बहुत इजी लैंग्वेज में थे, तो एक टफ लैंग्वेज पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करना सही समझा उस समय। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने टेस्ट भी दिए थे क्या, मतलब? हाँ, उस समय 3 मॉक टेस्ट सीरीज चली थी और तीनों में मैं अपीयर हुआ। अच्छा, और फिर मैंने एग्जाम में कितने मार्क्स आए आपके? मैंने एग्जाम में 207 मार्क्स आए आउट ऑफ 300 और हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन है। हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन है। तो ऑडिट में जिसमें 40 मार्क्स नहीं आ पा रहे थे उसमें कितने आए? उसमें 77 मार्क्स हैं।
ऑडिट में जिसमें 40 मार्क्स नहीं आ पा रहे थे उसमें 77 मार्क्स आए, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में कि पहले किस तरीके की मिस्टेक कर रहे थे और बाद में आपने किस तरीके की आपने इम्प्रूवमेंट किया, इसमें क्या चेंजेस किया? सबसे बड़ा चेंजेस तो जो मैं पहले इजी लैंग्वेज पढ़ता था और इजी लैंग्वेज ही मैं क्वेश्चंस का आंसर लिखता था। बाद में मैंने इस आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ के जो टफ लैंग्वेज थी, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज थी, उसमें आंसर किया तो अच्छे मार्क्स आए उसमें। तो उससे अच्छा मार्क्स आ गए। अब आपका जो इंटरमीडिएट है वो 6 अटेम्प्ट लगे आपको, और 6 अटेम्प्ट में किस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था नवंबर 2018 में। नवंबर 18 में आपका इंटर क्लियर हुआ, और आपका जो फाइनल का जो एग्जाम था वो मई 22 था। यस, मई 22 था। इसका मतलब है कि आपको इस अटेम्प्ट लॉस के बावजूद भी आपको मतलब अटेम्प्ट का लॉस तो नहीं हुआ आईसीआई में कम से कम। यानी आप एक शेड्यूल्ड टाइम में आप सीए बन गए। तो आपने फिर फाइनल वीएसआई में कैसे ज्वाइन किया? वीएसआई में फाइनल ज्वाइन करने का डिसीजन मेरा आईपीसीसी में हो गया था। जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया जाता है, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। और उस टाइम सीए फाइनल में अतुल अग्रवाल की वीएसआई से AR1 आ गई थी, तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी अप हो गया था। इस वजह से मैंने वीएसआई ज्वाइन करी और यहीं से कुछ ऐसा स्टूडेंट मिला आपको जो मतलब मोर अटेम्प्ट लगने के बाद पास हुआ था? हाँ, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई उस टाइम मई 2015 में। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, और उससे पहले उनके आईपीसीसी में 8 अटेम्प्ट थे। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, और अभी आप ये बताओ कि सीए फाइनल आपका लगभग 1 सवा साल का टाइम आपको मिला, और 1 सवा साल में आपने सीए फाइनल, जिसमें बच्चों को लगता है कि यार बहुत टफ है और इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, तो आपको पढ़ने में तो खैर टाइम तो लगता ही है, लेकिन उस समय रिदम कैसे था? मतलब आपको जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल वगैरह आपने पढ़ा है यहाँ पे हमने, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आई क्या? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी वही पढ़ाते थे और हम भी वही पढ़ते थे, तो साथ के साथ रिवाइज करते करते वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। जब ऑप्शन मिला ही नहीं, हाँ। जब ऑप्शन मिला ही नहीं तो उसका हम ऑटोमेटिक उसको पढ़ोगे। जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि इजी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, टफ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, आईसीआई का मैटेरियल पढ़ सकते हैं, तो उसमें फिर आप इजी की तरफ जाते हो। लेकिन जहाँ पे चॉइस ही अवेलेबल नहीं है आईसीआई मैटर के अलावा, तो कुल मिला के ऑटोमेटिक आईसीआई मैटर ही पढ़ोगे और उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। तो अब आपको ये बताओ कि अभी तक जो आपने इंटर में जब आपको 6 अटेम्प्ट लगे, तो उसमें आपको क्या क्या कमियां फील हुई, और सीए फाइनल जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो आपने क्या किया जिससे कि मतलब किस तरीके से उन कमियों को दूर किया, क्या किया जिससे कि वो कमियां दूर हो गई, तो जरा ये आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं। सबसे बड़ी कमियां तो मेरी ये रही कि मैंने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा उस टाइम। आईपीसीसी तक तो मैं जानता भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता कैसा है। तो उस समय मैंने ये गलती की। दूसरी गलती, मैंने मॉक टेस्ट जो आईसीआई कंडक्ट करवाती है वो भी ज्वाइन नहीं किया था उस समय, और प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था। कम से कम 3-4 बार रिवीजन रिक्वायर्ड होता था, तो उतना रिवीजन मैं नहीं कर पाया था उस समय। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुधारी यहाँ पर सीए फाइनल में, और सक्सेस हासिल। अच्छा पवन, ये बताओ कि आपका मई 20 की एग्जाम ड्यू थी, लेकिन मई 20 की एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तो इसकी वजह से आप फिर जनवरी का एग्जाम दिया आपने। तो आपके मई में एग्जाम होती तो ज़्यादा मार्क्स आते या जनवरी के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आए आपके? सर, मेरे हिसाब से मई अटेम्प्ट में ज़्यादा मार्क्स आते, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह से उसके लिए प्रिपेयर था। तो जैसा ही वो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम और नवंबर में शिफ्ट हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा रिदम में परिवर्तन आया और थोड़ा डाउन चला गया। उस समय आपका बहुत बड़ा रोल रहा, उस समय आपकी गाइडेंस मिलती रही, और मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू किया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए मतलब वो चीज़ चलती रही, मेंटेन रहा मार्क्स। तो वो इसलिए एक्चुअली में क्या था कि हमें पता था कि अगर मॉक टेस्ट सीरीज के बहाने पढ़ाई करते रहेंगे, अदरवाइज तो क्या है कि लगता है कि यार चलो ठीक है एग्जाम नहीं है तो आराम करते हैं, और वो बहुत बड़ा दुखदायी सिचुएशन होती है। तो ये जो एग्जाम है टाइम पे होना ज़्यादा बेनिफिशियल था बेसिकली, पोस्टपोन होने के बजाय। अच्छा कौन, एक बार बताओ, देखो आपने इस परिस्थिति को भोगा है, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और जिनके 5-5, 6 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जिससे कि वो पहली बार में सीए बन जाए?
सर ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने आप को एनालाइज करो और अपना जो मटेरियल आप जो पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। और आप कभी भी गिव अप मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपकी लाइफ में और आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो वो पीरियड वो जो टर्निंग पॉइंट है आपका बहुत बड़ा एक सक्सेस पॉइंट साबित हो सकता है। मेरा जैसे मेरे को जो कमियां जो मिली, अगर मैं उनको सुधार ना करता तो शायद मैं सीए ना होता। तो मैंने जो सुधार किया वैसा आप भी कर सकते हो और अपना एनालाइज कर सकते हो, तब जाके आप आराम से अपना जो आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मतलब पढ़ाई करते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? पढ़ाई करते टाइम हमेशा ये ध्यान रखो कि आईसीआई क्या चाहता है, आईसीआई का जो मटेरियल है उसको पढ़ो सिर्फ, और मॉक टेस्ट जो आईसीआई कंडक्ट करवाता है वो दो, और प्रॉपर जो अपना जो मेंटोर्स है, जो गाइड करने वाले लोग हैं उनके टच में रहो, और कभी भी डीमोटिवेट होने की मतलब खुद सेल्फ मोटिवेट रहो, और जो गाइड करने वाले हैं उनसे उनके टच में रहो। बाकी लोगों से आप दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के टच में रहो। अच्छा, ये कंसोलिडेशन कैसे करें? बच्चे जैसे पढ़ते हैं और फिर रिजल्ट नेगेटिव आता है, फिर 3 महीने का टाइम मिलता है और फिर वो लगे रहते हैं इस प्रोसेस में, तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब यानी एक कंसोलिडेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए या मतलब ठीक है चलता रहे? नहीं सर, कंसोलिडेशन तो जरूरी है, क्योंकि अपन को पता नहीं रहता कि कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी सब्जेक्ट में कम आने के चांसेस हैं। तो एक कंसोलिडेशन प्लान जरूरी है कि हर सब्जेक्ट को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए, तभी ओवरऑल रिजल्ट आएगा। और इसी के लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, तभी अपन को पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा परफॉर्मेंस है, किसमें कम है। तो जिसमें कम परफॉर्मेंस है उसमें ज़्यादा ध्यान देके अपन मेंटेन कर सकते हैं पूरा ओवरऑल रिजल्ट। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे जैसे क्या है कि रैंकर्स के इंटरव्यू देखते हैं, फर्स्ट रैंकरों के देखते हैं, तो ऐसे बच्चों को मतलब किससे सलाह लेनी चाहिए? मतलब ज़्यादा उनको बेस्ट गाइड कौन कर सकता है? सर उनको बेस्ट गाइड्स जो है रैंकर ही कर सकते हैं, रैंकर या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है जिसने, वो क्लियर अच्छा गाइड कर सकता है। तो कौन आप जब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते थे तो ज़्यादातर लोग आपको नेगेटिव करते थे, तो उस समय आपको पॉजिटिविटी कहाँ से मिली? उस समय सर पॉजिटिव मेरे को, जिससे मैं गीता पढ़ता था और रामायण महाभारत ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे कार्यक्रम देखता था मैं, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि जैसे कि हनुमान जी थे रामायण में, तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं था उस समय तक जब वो सीता माता का पता लगा रहे थे। तो जैसे कि उनको, उनके जो मित्रगण थे, जामुन जी थे, उन्होंने उनकी शक्तियों का और उनकी क्षमताओं का एहसास करवाया और उनको मोटिवेट किया, तो जाके वो समुद्र पार कर पाए। तो मैं भी ये समझता था कि मेरे अंदर भी क्षमताएं हैं, बस जरूरत है तो ऐसा गाइड करने वाले की, ऐसा मोटिवेट करने वालों की जो कि मेरे को मोटिवेट कर सके। और सेम चीज़ मैं अपना इसमें महाभारत में भी बताना चाहूँगा कि अगर अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो फिर वो युद्ध नहीं जीत पाता, क्योंकि हर योद्धा से लड़ने के लिए अलग अलग गाइडेंस की जरूरत पड़ती थी उस समय। तो उस समय जैसे कि कृष्ण ने उनको गाइड किया हर योद्धा से लड़ने के लिए, उसी तरह हमें भी एक ऐसे गाइड की जरूरत है कि जो अपन को गाइड कर सके कि हर सब्जेक्ट को अपन कैसे, हर अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे अपन हैंडल कर सकें। और कभी भी मतलब घबराना नहीं चाहिए कि जैसे कि अब फेल हो गए तो वो एक्सपीरियंस ही आगे काम आता है। जैसे मेरे 6 टाइम लगे तो मेरा ये एक्सपीरियंस आगे जाके मेरे को काम आया। तो वैसे ही अगर मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि अगर अपन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट की लगन मेहनत में मिला देते हैं और फ्यूचर पे निगाह रखते हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, रैंक लाना है, तो वो हमेशा कारगर साबित होती है। तो हमें हमेशा ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू पवन, वास्तव में आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर हमारे में कोई कमी रह गई और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और हताश होकर बैठने के बजाय अगर उससे कुछ सीखा जाए तो उसको आप बहुत पॉजिटिव वे में आगे ले जा सकते हो और अपने कमियां दूर करके सक्सेस हो सकते हो। अभी आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? प्लेसमेंट मेरा बिग 4 EY में हुआ है। अच्छा, EY में भी काम कर रहे हो है ना? थैंक यू पवन, आपने बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया। इससे उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और उनको पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।